दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है उत्तराखंड के नरभक्षी गुलदारों पर। पिछले एपिसोड में मैंने आपको अलग अलग नरभक्षियों के बारे में बताते हुए देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक की घटना के बारे में बताया था कि नरभक्षी बाघ शिकारियों के बीच में पड़े हुए खैरी मानसिंह गांव की बच्ची आरती पुंडीर के शव में से उसका पांव उठाकर चला गया था। उसी को मारा भी था उसने और अगले दिन उसका पांव उठा के चला गया और उसकी पहरेदारी में बैठे शिकारियों को पता भी नहीं चला। ये पूरा घटनाक्रम जानने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपकी पूरी स्टोरी समझ में आएगी। खैर, हम चलते हैं घटना के अगले भाग की तरफ। 23 अप्रैल 2001 की रात करीब 7:30 बजे का समय रहा होगा, जब रायपुर ब्लॉक और टिहरी जिले के थत्यूड़ ब्लॉक की सीमा पर बसे हुए तैलाड़ी गांव के, जब तैलाड़ी गांव है वहाँ पे एक, तो वहाँ के एक सज्जन मदन सिंह राणा जी की 12 साल की बेटी सीता को बाघ ने मार डाला। वो अपने मवेशियों को गौशाला में बांधकर बेचारी घर की तरफ वापस लौट रही थी। वहीं कहीं बाघ जो है, आदमखोर जो है, घात लगा के बैठा हुआ था। जैसे ही उसने सीता को आते हुए देखा, उसने उस पर हमला कर दिया, यानी कि सीता के ऊपर हमला कर दिया और उसकी गर्दन को दबोचकर पास की झाड़ियों की तरफ उसे ले जाने लगा। सीता की माँ ने ये जो खौफनाक मंजर था इसको देख लिया। अब जैसे उन्होंने देखा तो वो जोर जोर से चीखते चिल्लाते हुए बाघ के पीछे पीछे भागी, लेकिन तब तक बाघ जो है सीता को उठाकर गायब हो गया। गांव वालों ने रात भर में पूरा एरिया छान मारा, लेकिन सीता को नहीं ढूंढ पाए। सीता की आधी खाई हुई लाश अगले दिन, नेक्स्ट डे था, गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बांसकोली की जगह है, तो वहाँ की झाड़ियों में मिली। गांव वालों ने सीता के परिवार वालों के साथ मिलकर विचार विमर्श किया और ये डिसाइड किया कि जो बच्ची है, जो सीता है, इसके शव को यहीं पर रहने दिया जाए। और कोकियाल गांव के प्रेम सिंह जी, कुमारडा गांव के सोहनदास जी, डांडा गांव के मदन सिंह जी और काटल गांव के प्रेम सिंह जी बच्ची की बॉडी से कुछ दूर पे छिप कर बैठ गए। अब उनका इरादा ये था कि जैसे ही बाघ सीता के शरीर का जो मांस है उसे खाने के लिए आएगा, तो ये उसे शूट कर देंगे। ये लोग अपनी अपनी राइफलों को मजबूती से थामे हुए बहुत सावधानी और अलर्ट होकर के, सतर्क होकर के आदमखोर का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, रात के करीब 8:30 बजे हुए थे कि अचानक सूखे पत्तों पर किसी भारी जानवर के चलने की सरसराहट सुनाई दी। अब जब ये सरसराहट सुनाई दी तो इन शिकारियों ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर सीता की बॉडी की तरफ रोशनी फेंकी। टॉर्च की रोशनी जो है सीता की तरफ फेंकी। वहाँ पर इन लोगों को बाघ दिखाई पड़ा और बाघ का दिखना उसी टाइम जो शिकारी सोहनदास जी थे, उन्होंने अपनी 2 नाली बंदूक से बाघ को निशाना बनाकर धाए गोली चला दी। गोली सीधा बाघ के सीने पर लगी। वो एक तेज गुर्राहट के साथ जोर से उछला। अब वो जैसे ही उछला तो इसी बीच जो और शिकारी थे, उन्होंने भी अपनी अपनी बंदूकों से बाघ पर फायर दाग दिए। बाघ पर कुल मिलाकर 5 गोलियां चली। गोलियां लगने से बाघ ने दम तोड़ दिया। यार, बहुत होती, 5 गोलियां चला दी बाघ के ऊपर। वो मरा और जमीन पर गिर गया। दोस्तों, जब बाघ घायल होता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है और मौका देखकर वो शिकारी पर टूट पड़ता है। और कई केसेस तो ऐसे हुए हैं कि शिकारी खुद शिकार बन गया है बाघ का।
जान से मार देता है। इसलिए ये चारों शिकारी भी कुछ देर तक तो इस इंतज़ार में बैठे रहे कि बाघ कुछ हरकत करता है या नहीं, हिलता डुलता है कि नहीं, क्या कर रहा है। जब ये लोग आश्वस्त हो गए कि उसके तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही है और बाघ मारा जा चुका है, तब ये लोग उसके नज़दीक गए। 26 अप्रैल 2001 की सुबह इस आदमखोर के मारे जाने की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। सबको पता चल गया और इसको देखने के लिए वहाँ पे लोगों की भयानक भीड़ जमा हो गई। पता नहीं कहाँ से इतने लोग आ गए इस बाघ को देखने के लिए। मुख्य वन्य जंतु प्रतिपालक श्री आनंद सिंह नेगी जी, प्रभागी वनाधिकारी श्री गंभीर सिंह जी, सहायक वन संरक्षक श्री IA सिद्दीकी जी और उनके साथ सहायक वन्य जीव प्रतिपालक श्री AK बौड़ाई साहब, इन्होंने आदमखोर का निरीक्षण किया और इस निर्बख्शी बाघ के पंजों का मिलान उन निशानों से किया जो इन्होंने पहले दूसरी जगहों में पेपर में ले लिए थे। इन लोगों के यहाँ से वो निशान की कॉपी पहले से थी। तो और ये जब दोनों निशानों को इन्होंने मिलाया आपस में, तो ये मैच कर गए, उसी बाघ के थे। अब बाघ के पंजों के निशान और उसका सीता की लाश पर आने के कारण मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक श्री आनंद सिंह नेगी जी ने इसको आदमखोर होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि हाँ, यही आदमखोर है, मारा गया है। उधर केसरवाला की घटना के बाद लोगों ने नरबख्शी को अपने एरिया में से दूर करने के लिए, यानी कि भगाने के लिए, तो उनके आसपास की जितनी झाड़ झंकार झाड़ियाँ थी वो उनको तो काटा ही, उसके साथ साथ ही जंगल में आग लगाना भी शुरू कर दिया। आग लगाने से ये हुआ कि बाघ इधर इनकी तरफ नहीं आएगा। लेकिन ये चालाक आदमखोर ये तो जगह बदल बदल कर लोगों पर हमले कर रहा था और वन विभाग भी उसके पीछे पीछे अपने पिंजरे लेके दौड़ रहा था। कहने का मतलब जहाँ पर बाघ कोई घटना करता था तो वन विभाग वाले का पिंजरा भी वहीं पहुँच जाता था, मतलब वो अपना पिंजरा भी लेके वहाँ चले जाते थे, लगा देते थे। और विभागीय शिकारी भी बहुत अच्छी तकनीक की बंदूकें और बहुत बढ़िया रोशनी करने वाली जो टॉर्च होती हैं, उनकी हेल्प से आदमखोर को ढूंढकर मारने की कोशिश में लगे हुए थे। वो जगह जगह मचान बनाते थे, बैठते थे, रात भर बैठ के ताड़े रहते थे कि वो आए तो उसे मारा जाए, लेकिन मार नहीं पा रहे थे। इस आदमखोर बाघ को मारने की सफलता का जो सारा श्रेय है वो स्थानीय शिकारियों को ही जाता है, जिन्होंने अपने पुरानी ढंग की जो भरुआ बंदूकें थी उनसे ही आदमखोर का खात्मा कर दिया था। इस आदमखोर ने जनवरी 2000 से लेकर अप्रैल 2001 के बीच देहरादून जिले के रायपुर ब्लॉक और टिहरी जिले के थत्यूड़ ब्लॉक के गांव में 3 बच्चियों को मारने के अलावा एक महिला, एक पुरुष और एक लड़की को भी घायल किया था। तेज बाघ था, बहुत भयानक बाघ हो गया था। और पालतू जानवर उनकी तो कोई गिनती नहीं, कुत्ते, बछड़े, बकरियां, गाय, वो कितने बनाए उनकी तो कोई गिनती नहीं। इसके मारे जाने के बाद ही इस पूरे आतंकग्रस्त क्षेत्र के लोगों को राहत की सांस मिली थी। क्या भाई, चलो फाइनली मारा गया, अब जरा सुकून है। होता ही है यार, बड़ा खतरनाक होता है आदमखोर के इलाके में रहना। मारे गए आदमखोर बाघ की लंबाई जो है 7 फीट से ज़्यादा थी और वजन लगभग 1 क्विंटल था। इसके सारे दांत सही सलामत थे। रायपुर पशु चिकित्सालय में ही इसकी बॉडी का जो है पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम से ये पता चला कि इसके शरीर में 3 गोलियां लगी हैं। जो गोलियां चली थी 5, उनमें से 3 लगी हैं। और इसके बाएं कूल्हे में एक निशान था। पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार को इस निशान की उन्होंने जांच करी, तो जांच करने पे इन्हें वहाँ पे एक पुरानी गोली मिली।
श्री आनंद सिंह नेगी जी, जो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक थे, उनके कहने के अनुसार, अपने बाएं कूल्हे पर गोली लगने के कारण ये बाघ अपनी पूरी ताकत से पशुओं का शिकार नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो आदमखोर हो गया था और उसने बच्चों का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। वो बेचारे तो अपना बचाव करने में असमर्थ रहते हैं। इतना बड़ा बाघ और इतना सा बच्चा क्या करेगा। इसलिए इस बाघ को बच्चों को मारने में कोई दिक्कत नहीं आती थी। ये उन्हें बहुत आसानी से अपना शिकार बना लेता था, पकड़ता था, गर्दन ले जाता था, ले जाने में भी हल्का और दूर तक भी ले जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। बच्चे इसके लिए इजी टारगेट थे, जिन्हें आसानी से मार के खा जाता था। वैसे दोस्तों, कोई भी बाघ जो है पैदाइशी आदमखोर नहीं होता है। हम इंसान ही वो हैं जो इसे मजबूर करते हैं कि बेटा तू आदमखोर बन। हम बनाते हैं इसे आदमखोर, जैसा इस गुलदार के साथ हुआ। ये पहले से तो आदमखोर नहीं था। जब किसी हमारे जैसे इंसान ने इसे गोली मारी और उस गोली से ये घायल हो गया, और घायल हो जाने के कारण ये पशुओं को नहीं मार पा रहा था, पेट तो इसने भी भरना था, तो मजबूर होकर ये इंसानी इलाकों में घुस गया। यार, पेट तो बाघ ने भी भरना ही होता है ना, और इसका तो भोजन एकमात्र मांस है। हम तो सेब, संतरा, केला, नाशपाती सब खा लेंगे, लेकिन ये तो नहीं खाएगा ना, इसको तो मांस ही खाना है। अब मांस किसी जानवर का हो या इंसान का, इस बात से बाघ को क्या फर्क पड़ना है। गलती इंसान की ही थी। अगर उन्होंने इसे गोली मार दी थी तो तब तक इसका पीछा करना था जब तक इसको जान से ना मार दें। और दोस्तों, मैंने बहुत सारी आदमखोर की घटनाओं के बारे में पढ़ा है, कईयों को सुनाया है आप लोगों को, और मेरा जो अपना आकलन है उसमें करीब 90% ऐसी घटनाओं में गलती इंसान से ही हुई होती है। इंसान ही मजबूर करता है। अब सुनाता हूँ आपको मैं 16 नवंबर 2001 की एक घटना। ये घटना चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में है, मैं विरता गांव की है। हुआ यूं कि गांव का एक आदमी जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, वजीर राम, वो कारपेंटर था। वो एक दिन पनई गांव में अपना कारपेंटरी का कुछ काम निपटा कर जंगल के रास्ते से अपने गांव विरता वापस आ रहा था। अचानक उस क्षेत्र के सक्रिय आदमखोर ने उस पर हमला करके उसे अपना शिकार बना लिया। उन दिनों एक बाघ वहाँ पे एक्टिव था, उसने इसको देखा जंगल में अकेला तो निपटा दिया। उसके घर वालों ने सोचा कि रात बहुत हो गई है, तो हो सकता है कि वजीर राम अपने दोस्तों के पास वहीं पनई गांव में ही रुक गया होगा और अगले दिन आ जाएगा। दूसरे दिन भैया दूज का त्योहार था, तो दूसरे दिन सुबह 7 बजे के आसपास वजीर राम की जो भाभी थी, वो भैया दूज का त्यौहार बनाने के लिए अपने मायके जा रही थी। इत्तेफाक से उसका रास्ता भी वही था जिस रास्ते से वजीर राम को आना था। अब वो महिला गांव से, उसकी भाभी गांव से बाहर निकल के जंगल में पहुंची और फिर जंगल में पगडंडी में चलने लगी। कुछ दूर जाने पे उसे वजीर राम की घड़ी और चप्पल दिखाई पड़ी। फिर उसे ऐसे ऐसे इधर उधर नज़र दौड़ाई तो सामने झाड़ियों में उसे वजीर राम का कटा फटा चिथड़ा मचा हुआ शव दिखाई पड़ा। क्या बोलते हैं वो, शक्त विषक्त, यही बोलते हैं। तो वो शव पड़ा हुआ मिला। बाघ ने वजीर राम के पेट, गले और जांघों का पूरा मांस खा लिया था। इस भयानक सीन को देखकर वो बेचारी घबरा गई और रोती चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ वापस दौड़ पड़ी, अपने ससुराल की तरफ। उसको वापस देखकर घर वालों को बड़ा ताज्जुब हुआ। उससे पूछा कि भाई क्यों, क्या बात हो गई, तुम वापस क्यों आ गई, तुम इतना घबरा क्यों रही हो। तो वो बहुत तेज़ उसकी सांस चल रही थी। खैर थोड़ा संयत करके उसने बड़ी घबराई हुई और डरी हुई आवाज़ में परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हो गया है। वजीर राम की इस जो ये मौत हुई थी, इससे ये समझिए कि उसका सारा परिवार
उन पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी हो, वज्र पड़ गया हो, क्योंकि वजीर राम की बीवी पहले से ही पैरालिसिस थी, लकवा था, उस वजह से वो विकलांग थी, और इसके बेचारे के 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। आदमखोर ने वजीर राम को मार के उसके परिवार का जो भविष्य था उसे बिल्कुल अंधकारमय कर दिया था। इस घटना के बाद बाराकोट क्षेत्र में आतंक की लहर दौड़ गई पूरे एरिया में। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो भयानक बाघ है। इस क्षेत्र की जो पब्लिक थी, जो जनता थी, उसने प्रशासन से बोला कि आदमखोर को समाप्त करने के लिए तुरंत कार्रवाई करी जाए, इसको तुरंत मारा जाए, निपटाया जाए, इससे निपटारा दिलाया जाए, और साथ ही हिंसक पशुओं मतलब बाघ आदि का शिकार होने वाले जो भी व्यक्ति हों उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपया मुआवजा देना चाहिए या मुआवजा दिया जाए। इस तरह से उन्होंने प्रशासन से मांग करी। 20 नवंबर 2021 की सुबह करीब 4:30 बजे चमोली जिले के बागड़ी गाड़ गांव के श्री कृपाल लाल की पत्नी धनुली देवी, जिनकी उम्र 45 वर्ष के आसपास थी, वो शौच के लिए या फ्रेश होने के लिए घर का दरवाज़ा खोल के बाहर आंगन में आई। आंगन के पास पहले से ही एक आदमखोर घात लगाए बैठा हुआ था। जैसे ही धनुली देवी उसकी रेंज में आई, उसने एक ही छलांग लगाई और धनुली देवी को दबोच लिया और उन्हें घसीटता हुआ नज़दीक के जो खेत थे उस ओर को दौड़ गया। धनुली देवी चीखने लगी। उसकी चीख को सुनकर उनके पति श्री कृपालाल जी घर से बाहर आए और उन्होंने शोर मचाते हुए, अब उनकी आवाज़ को सुन के और गांव वाले भी आ गए थे अगल बगल के, तो उन गांव वालों के साथ मिलकर बाघ का पीछा करना शुरू कर दिया। बाघ आगे आगे है, धनुली देवी को दबोचे हुए लिए जा रहा है, पीछे पीछे गांव वाले आ रहे हैं उसके शोर करते हुए। अपना पीछा किए जाने के कारण बाघ ने धनुली देवी को उनके घर से लगभग 70-75 मीटर दूर ले जाकर छोड़ दिया और खुद भाग गया। लेकिन तब तक धनुली देवी दम तोड़ चुकी थी, उनकी जान निकल गई थी। उनके गले पर बाघ के दांतों के गहरे निशान थे, जिनसे खून की धारा निरंतर बह रही थी। और सुनिए, आदि बद्री नाम तो आपने सुना होगा। ये भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यहाँ एक आदमखोर तेंदुए ने 12 मनुष्यों को मार दिया था। 12 को तो मार दिया और 6 को घायल कर दिया था, बुरी तरह से घायल कर दिया था। और इनमें भी ज़्यादातर मासूम बच्चे ही थे जो शिकार हुए थे। तो तेंदुए के लिए बच्चे ना बड़ा आसान शिकार होते हैं। अब सन 2002 में फिर से दुगड्डा विकास खंड के पौखाल क्षेत्र में एक और गुलदार आदमखोर हो गया। अब जनता के लिए यूं समझिए कि जीती जागती मौत बन गया। एक बाघ तो पहले से सक्रिय हुआ था, जिसकी कहानी मैंने अभी खत्म करी है, 18 एपिसोड की, दुगड्डा का आदमखोर। ये दूसरा बाघ था, लेकिन क्षेत्र वही दुगड्डा आंचल ही था। दुगड्डा आंचल और डांगू आंचल था, वही एरिया ये भी था। इस क्षेत्र के जुड्डा गांव के एक निवासी शहजाद अली, उनकी बेचारे की 2 साल की बेटी शमीम बानो 30 जून 2002 की ही शाम थी, करीब 7-7:30 बजे का टाइम था। वो घर के आंगन में खेल रही थी कि अचानक पता नहीं कहाँ से नरभक्षी आया, उसे दबोचकर जंगल की ओर भाग गया। शमीम बानो को सारे जंगल में ढूंढा गया, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चला। दूसरे दिन सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने के लिए गए, तो गांव से कुछ दूर लेंटाना की झाड़ियों में उस बच्ची का आधा खाया हुआ शव मिला। खा गया, आधे से ज़्यादा खा गया। अब आते हैं 22 जुलाई 2002 में जावड़गढ़ गांव की घटना है। हबीबन बेगम, जिनकी उम्र करीब 65 साल थी, वो अपने घर के अंदर एक कमरे में सोई हुई थी।
रात में करीब 1 बजे के आसपास आदमखोर कमरे में घुसा और उसने हबीबन बेगम को दबोचा। अब सोचिए, घर के अंदर घुस के एक सोई हुई महिला को दबोच कर उसे घर से बाहर निकाल के जंगल की ओर भागने लगा। हबीबन बेगम की चीख पुकार सुनकर उसके परिवार वाले भी जग गए और जब तक वो कुछ सोचते समझते उसकी वो तलाश शुरू करते तब तक वो आदमखोर उन्हें लेके जंगल में गायब हो चुका था। इस घटना के बाद तो लोग घर के अंदर भी सुरक्षित हो गए थे और वैसे भी तेंदुआ दरवाज़ा खोलने में एक्सपर्ट होता है। ये तो मैंने आपको रुद्रपुर के आदमखोर, रुद्रप्रयाग का जो आदमखोर था उसमें भी बताया था कि दरवाज़ा खोल के वो अंदर से ले जाता था। 3 अगस्त 2002 को उडड्डा गांव में हरीश पाल सिंह जी की 6 साल की बेटी सीमा घर के पास ही खेल रही थी। तभी वहाँ वो ककड़ी की और ये लौकी की बेल वगैरह होती है ना, तो उन बेलों में छुपे हुए आदमखोर ने उस पर हमला कर दिया और उसे ले गया। 6 अगस्त 2002 की शाम को 6 बजे करीब, 6 बजे का ही आसपास का टाइम था, बिंदल गांव में दौलत सिंह जी की 9 साल की लड़की कीर्ति अपने घर के आंगन में कुछ और बच्चियों के साथ अपना खेल रही थी। तभी न जाने कहाँ से एक आदमखोर आ गया और उतने बच्चों में से उसने कीर्ति को उठाया और जंगल की ओर भाग गया। इस घटना से पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई और तुरंत ही जो है कीर्ति की खोज शुरू की गई। लगभग 1.5 घंटे बाद लोगों को कीर्ति की आधी खाई हुई बॉडी गांव से लगभग आधा पौन किलोमीटर दूर जंगल में मिली। मतलब इतनी देर में वो आधे से ज़्यादा बॉडी को खा चुका था। इन्हीं दिनों आदमखोर ने सौण गांव के निवासी मंगलराम, धूरा धनाई गांव की विमला देवी और मोहिनी रावत गांव की एक महिला को घायल भी कर दिया था। ये बड़ा भयानक हो गया। तो बड़ा एक्टिव बाघ था ये लेपर्ड। दुगड्डा क्षेत्र एक बार फिर दहशत के माहौल में आ गया था। अब इस बार भी पिछले बार की तरह पिंजरे लगा दिए गए और पूरे क्षेत्र को जो है 4 जोन में बांट दिया गया। हर जोन में शिकारी दल नियुक्त कर दिया गया था। साथ ही आदमखोर से संबंधित सूचना के आदान प्रदान के लिए हर शिकारी दल को वायरलेस के जो सेट होता है वो दे दिया गया था, जिससे कि वो आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकें, कहाँ क्या घटना घटी या अगली क्या प्रक्रिया हो सकती। तो ये सब जो है वायरलेस सेट दे दिया गया था। तो ये सब वही सब किया गया जो पहले किया गया था दुगड्डा के आदमखोर से निपटने के लिए। वही सारी तरकीबें फिर दोबारा से यहाँ पे भी अपनाई गई थी। अब सुनिए 19 अगस्त 2002 की शाम को करीब 7 बजे भट्ट गांव की घटना। स्वर्गीय श्री आनंद मणि जी का इकलौता लड़का गौरव, वो बेचारा घर के आंगन में खेल रहा था। अचानक बाघ आया और उसने गौरव को उठाया और चलता बना। बहुत देर तलाश करने के बाद गांव वालों को गौरव का शव गांव से कुछ दूर झाड़ियों में मिला। अब ये बेचारा जो बच्चा है, जो गौरव था, ये अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। बच्चा था लेकिन इकलौता सहारा था। ये जब मात्र 1 साल का था तब उसके पिताजी का देहांत हो गया था, यानी कि इसके सर के ऊपर से पिता का साया उड़ गया था। अब परिवार में गौरव की विधवा माँ और उसके बूढ़े दादा दादी रह गए थे। बाकी परिवार में अब कोई नहीं बचा। इस घटना की सूचना पाकर अगले दिन श्री अनिल कुमार यादव जी भट्ट गांव पहुँचे। उन्होंने दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना वगैरह प्रकट की और बाघ को मारने के लिए वन विभाग ने क्या क्या इंतजाम किए हैं उन सब की जानकारी ली, सोचा समझा। इस घटना के बाद वन्य जीव विभाग ने आदमखोर के शिकार अभियान के लिए क्षेत्रीय वन्य जीव प्रतिपालक श्री प्यारेलाल यादव जी को पौखाल क्षेत्र में उनकी ड्यूटी लगा दी। उनको वहाँ नियुक्ति दे दी, उनको आपकी अब यहीं रहो।
और जो शिकारी दल थे उनकी संख्या बढ़ा करके 4 से 7 कर दी। अब 7 जोन बना दिए और 7 शिकारी दल कर दिए। श्री प्यारेलाल यादव जी के अनुसार आदमखोर बाघ बहुत ही चालाक था। अब कैसे सोचिए, अब मैं आपको बताता हूँ। गटसिर गांव में जो पिंजरा लगाया गया था, एक पिंजरा लगाया गया था गटसिर गांव में, उसके नज़दीक आदमखोर के पंजों के निशान थे। और निशानों को देख करके ये पता चला था कि बाघ पिंजरे के अंदर घुसा था। पिंजरे के अंदर घुसा तो था, लेकिन अंदर घुसने के बाद उसको ऐसा लगा कि यहाँ कुछ खतरा है। और उसके ठीक सामने जो चारे के रूप में जो जानवर रखा गया था, जो बकरी रखी गई थी, उसको छुआ तक नहीं। और जैसे पिंजरे के अंदर गया था वैसे ही पिंजरे से बाहर भी निकल आया, तो वो पकड़ में नहीं आया। तो मतलब चालाक। दोस्तों 21 अगस्त 2002 की शाम थी, लगभग 4:30 बजे हुए थे। एक स्थानीय शिकारी, लोकल शिकारी थे देवेंद्र प्रसाद गौड़ जी, अपने कुछ सहयोगी के साथ उडड्डा गांव की तरफ से धूराधनाई गांव की ओर जा रहे थे। तो उन्हें अपने से कुछ दूर एक बाघ दिखाई पड़ा। ऐसी सामने कुछ दूरी पर बाघ क्रॉस करता हुआ दिखाई पड़ा, जो गधेरे की ओर जा रहा था। और इन्होंने तो बाघ को देखा, और उसी समय बाघ की नज़र इन शिकारियों पर भी पड़ गई। और जैसे ही उसे इन शिकारियों को देखा तो उसने एक तुरंत छलांग लगाई और जो झाड़ियाँ थी लेंटाना की, उसके पीछे गायब हो गया। और उसे झाड़ियों के अंदर जाते हुए देख करके वो शिकारी दल वहीं रुक गया और वहीं पे घात लगा के बैठ गया कि आज इसका यहीं जो है तिया पांचा करेंगे। अब घात लगाए हुए बहुत देर हो गई थी, 4 साढ़े 4 बजे से बैठे हुए थे। अब रात के 9 बजे के आसपास का टाइम था, तो इतने घंटों से बैठे हुए थे। अचानक इस शिकारी दल में से किसी ने टॉर्च जला दी, यूं ही जला दी टॉर्च। और टॉर्च की रोशनी भी देखिए सीधे बाघ के ऊपर पड़ी। बाघ जो है धुरा दुनाई गांव की ओर जा रहा था। अब अचानक हुई रोशनी से बाघ एकदम हड़बड़ा गया और वो शिकारियों की तरफ मुड़ गया और उनकी तरफ देखकर समझने की कोशिश करने लगा, यार ये लाइट वगैरह क्या है, कहाँ से एकदम से क्या हुआ। और देवेंद्र प्रसाद गौड़ जी ने 1 सेकंड की भी देरी किए बिना तुरंत उसमें जो है गोली दाग दी। गोली लगने से बाघ घायल हो गया और एक छलांग मारकर फिर लेंटाना की झाड़ियों में गायब हो गया। अब किस्मत खराब थी, बस बदकिस्मती थी कि इसी समय जो है मूसलाधार बारिश भी होने लगी। अब घना अंधेरा और मूसलाधार बारिश होने के कारण शिकारी दल बाघ की तलाश नहीं कर पाया। अगले दिन दोपहर के बाद जब बारिश रुकी, तब शिकारियों ने गांव वालों के साथ लेकर उनके सहयोग से बाघ को तलाशना शुरू किया। शाम के 4 बजे के आसपास बाघ का शव एक गधेरे के नज़दीक झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। ये एक मादा बाघिन थी। इस बाघिन के शव को कोटद्वार में पनियाली नामक स्थान पर वन विभाग के ऑफिस पर लाया गया। इस ऑफिस परिसर में ही प्रभागी वनाधिकारी श्री MS पाल और क्षेत्रीय वन्य जीव प्रतिपालक श्री प्यारेलाल यादव की प्रेजेंस में डॉक्टर राहुल अग्रवाल ने इस बाघिन का पोस्टमार्टम किया। इस बाघिन की लंबाई 6 फुट 8 इंच थी और ऊंचाई लगभग 2 फीट थी। इसकी जो एज थी वो करीब 5, साढ़े 5 या 6 वर्ष के करीब थी। बाघिन पूरी तरह से स्वस्थ थी। इसके दांत, नाखून और सभी अंग पूरी तरह से स्वस्थ थे। इसके पेट से कुछ हड्डियां और कुछ पचे हुए मांस के टुकड़े, मतलब जो आधा पचा हुआ मांस, उसके टुकड़े मिले। लेकिन ये बात क्लियर नहीं हो सकी कि हड्डी और मांस के टुकड़े किसी मनुष्य के थे या किसी जानवर के। यार दोस्तों, आपको वीडियो में ठक 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 बहुत सुनाई पड़ रही होगी ना। ये कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग रहते हैं मेरे पड़ोस पे। इतने बदतमीज से इतने बार समझा जाए कि यहाँ पे काम मत करो, लेकिन वो यहीं पे काम करते हैं। क्या करूँ? अभी मैंने बुला के भी समझाया, फिर भी वही ठक 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 3 बार वीडियो बना के कैंसिल कर दिया है। खैर,
श्री एम एस पाल जो वनाधिकारी थे, उनकी नज़र में ये मृत बाघिनी नरभक्षी थी। ये देखो ठक ठक ठक। अब उनके अनुसार ऐसे स्थान पर मारी गई थी जिसके चारों ओर 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही इंसानों पर हमले हो रहे थे। इस क्षेत्र में आदमखोर 4 बच्चों और एक वृद्ध महिला को मारकर उठाकर लेके गया था। लेकिन सौड़, धूरा दनाई और मोहनी रावत गांव में एक पुरुष और 2 महिलाओं पर हमला करने के बाद उन्हें भयानक रूप से घायल करके छोड़ दिया। प्रभागी वन अधिकारी श्री एम एस पाल की नज़र में ये मृत बाघिन ही नरभक्षी थी। उनके अनुसार बाघिन ऐसे स्थान पर मारी गई थी जिसके चारों ओर 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में ही इंसानों पर हमले हो रहे थे। जो इसकी टेरिटरी थी 8 से 10 किलोमीटर की, उसी एरिया में हमले हो रहे थे। इससे क्षेत्र में आदमखोर 4 बच्चों और एक वृद्ध महिला को मारकर उठा ले गया था। लेकिन सौड़, धूराधनाई और मोहनी रावत गांव में एक पुरुष और 2 महिलाओं पर हमला करने के बाद उन्हें घायल तो कर दिया था, लेकिन उठा के नहीं ले जा पा रहा था। उनको उठा के नहीं ले जा पाया था क्योंकि इस बाघिन की उम्र कम होने के कारण उसकी शारीरिक क्षमता, उसकी ताकत इतनी नहीं थी कि वो एक मजबूत और सक्षम स्वस्थ मनुष्य को उठाकर ले जा सके। तो ऐसे ही कुछ तथ्यों के आधार पर पाल साहब का कहना था कि ये जो मारी गई जो गुलदार है यही नरभक्षी है। तो उन्होंने इस तरह से एक आइडिया इसके नरभक्षी होने का लगाया था। लेकिन कुछ गांव वालों का शक था कि मारी गई बाघिन ये नरभक्षी नहीं है। अब ये लोग चाहते थे कि कुछ और समय तक नरभक्षी से बचाव के उपाय ये लोग कर रहे हैं उनको जारी रखा जाए। वन विभाग के अधिकारियों ने भी जो शिकारी दल जो अलग अलग जोनों में तैनात कर रखे थे, उनको आदेश दे दिया कि भाई आप लोग अभी वहीं पर तैनात रहेंगे, जब तक 100% श्योरिटी नहीं मिलती है आप लोग वहीं पर रहेंगे और जैसे ड्यूटी कर रहे हैं ऐसे ही करिए। एक दूसरे घटनाक्रम में 9 जुलाई 2002 की रात को पौड़ी जिले के पास 2 अलग अलग दिशाओं में आदमखोर बाघों ने 2 लोगों की जान ले ली। रात के करीब 7:45 पर धारकेमर गांव में जसपाल सिंह बिस्जी का लड़का मोहित, जिसकी उम्र 5 साल थी, वो अपनी छोटी बहन के साथ घर के अंदर खेल रहा था, घर के अंदर। और वहीं पे उसकी माँ भी जो है अपना चूल्हा चौका वगैरह सब कर रही थी। अचानक एक बाघ घर के अंदर घुसा बड़े आराम से। उसने मोहित को उठाया और उसे उठाकर ले गया। परिवार वालों ने पीछा करना शुरू किया, मतलब बच्चे को बचाने के लिए जो पीछा किया जाता है। अब इस वजह से बाघ इस बच्चे को घायल अवस्था में छोड़कर भाग गया। इसके कुछ देर बाद मोहित ने भी दम तोड़ दिया। और इसी रात भिताई गांव में रात के 2 बजे श्री विशंबर सिंह जी की 55 वर्षीय पत्नी कल्पेश्वरी देवी फ्रेश होने के लिए घर से बाहर आई, तो वहाँ पर पहले से घात लगाए हुए आदमखोर ने उन्हें दबोच लिया। देखिए, एक ही रात में 2 अलग अलग डायरेक्शन में 2 बाघ एक ही साथ मैन ईटर ने। परिजनों ने और गांव वालों ने बाघ का पीछा किया। अब पीछा किए जाने से आदमखोर जो है कल्पेश्वरी देवी के शव को कुछ दूर तक तो ले जा पाया, फिर आगे जाकर के उसने उसको खेतों में छोड़ दिया और खुद भाग गया। कोशिश तो उसने करी कि जितना दूर तक ले जा सके, मतलब इनसे दूर ले जा सके, लेकिन ले जा नहीं पाया। अगले दिन इन घटनाओं की सूचना मिलने पर वन विभाग द्वारा इन दोनों गांवों में शिकारी दल नियुक्त कर दिए गए। 2 अलग अलग डायरेक्शन, 2 विपरीत दिशाओं में 2 गांव में 2 शिकार एक ही रात में। तो कितनी तेज़ी से एक्टिव होते हैं उत्तराखंड में बाघ।
13 जुलाई 2002 की रात शिकारी अब्दुल अजीज धार केमर गांव के इलाके में एक जगह डांट पुल है। इस डांट पुल के नज़दीक एक खेत है और खेत में एक पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे उन्होंने एक कुत्ता बांधा और बांध कर खुद पेड़ पर बैठ गए अपनी गन लेकर के, अपनी बंदूक लेकर के। मैं आ जाएगा तो शूट कर दूंगा। आधी रात का समय हुआ था। एक बाघ ने कुत्ते पर हमला कर दिया और जैसे उसने हमला किया, अब्दुल अजीज ने तुरंत टॉर्च जलाई, बाघ पर निशाना साधा और गोली मारकर बाघ को मौत के घाट उतार दिया। ये जो जिस बाघ को मारा, ये भी एक मादा बाघिन थी। अगले दिन पशु चिकित्सक डॉक्टर संजय चतुर्वेदी ने इस बाघिन का पोस्टमार्टम किया। ये 6 फुट 5 इंच लंबी थी। इसकी आयु लगभग 4.5 वर्ष थी। ये पूरी रूप से स्वस्थ थी, मादा गुलदार थी। एक कैनाइन इसका टूटा हुआ था, कैनाइन टूटा हुआ था, लेकिन बाकी सारे दांत नाखून सही सलामत थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला कि बाघिन ने 2 दिन से शिकार नहीं किया था, यानी कि 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और उसकी आंतों में से कुछ पची हुई घास भी निकली, जो पची नहीं थी अच्छी तरह से। दोस्तों, जब इनकी तबीयत खराब होती है तो एक पट्टी ऊपर कोई घास होती है, उसको खा करके अपनी तबीयत ठीक कर लेते हैं। ये बाघिन उसी धार केमर गांव के क्षेत्र में मारी गई थी, जहां उसने कुछ दिन पहले वो 4 वर्षीय मोहित को मारा था। इसलिए पहली नज़र में उसे नरभक्षी मान लिया गया कि हाँ भाई यही है, नरभक्षी है। अभी कोई ठोस प्रमाण नहीं था, लेकिन मान लिया गया कि नरभक्षी है। 13 जुलाई के बाद एक बार फिर 25 जुलाई 2002 की सुबह की बात है। करीब 8:30 बजे का टाइम था। धार केमर गांव के खेतों में काम कर रही कुछ महिलाओं को झाड़ियों में एक बाघ दिखाई पड़ा। अब बाघ को देखकर उन महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। अब शोर को जब गांव वालों ने सुना तो जो पुरुष थे और जो अन्य लोग थे, वो सब लोग जो है, वो पूरी भीड़ जो है गांव वालों की उन महिलाओं के पास आके जमा हो गई। ऐसा 5 घंटे की घेराबंदी के बाद गांव वालों ने भालों से, कुल्हाड़ियों से और जो भी औजार मिला, डंडे से मार मार के बाघ को मार डाला। हालांकि बाघ ने भी अपनी आत्मरक्षा में 3 गांव वालों को बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। बहुत बुरी तरह से घायल कर दिया था। गांव वाले बाघ के शव को लेकर पैडुल बाजार पहुंचे। वहां पे प्रभागीय वन अधिकारी पौड़ी बाघ के शव को लेने के लिए आए तो गांव वालों ने बाघ द्वारा घायल किए गए लोगों को मुआवजा देने की मांग को लेकर के उनका घेराव कर दिया कि मैं उनको मुआवजा दूँ। 5-6 घंटों तक बहसबाजी करने के बाद गांव वालों ने प्रभागीय वनाधिकारी को तभी छोड़ा उनको जब उन्होंने हर घायल व्यक्ति के परिजन को मुआवजे में 2000 रुपया नगद देना तय किया। उन्होंने ठीक है भाई, मैं 2000 रुपया हर एक को मिलेगा। तो उनका घेराव, उनको छोड़ा गया। मतलब क्या करती पब्लिक भी यार, पागल हो जाते लोग यार। 18 अगस्त 2022 की रात को एक बाघ उसने जिला मुख्यालय पौड़ी के नज़दीक भिनताई गांव में चंदन सिंह जी की गोठ। दोस्तों, उत्तरांचल की जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज है गोठ, जिस कमरे में हम मवेशियों को बंद करके रखते हैं उसे गोठ कहते हैं, यानी कि गोठ में बांध दिया अपनी गाय भैंस बकरी जो भी है। तो उनकी गोठ में घुसकर एक बकरी को घायल कर दिया बाघ ने। उसकी अगली रात को घायल बकरी को गांव में एक खंबे से बांधकर शिकारी राकेश बड़थवाल जी और उनके साथी हिम्मत सिंह जी अपना अलर्ट होकर के एक मचान पर बैठ गए, अपनी गन संभाल के, टॉर्च तैयार करके, बिल्कुल कि आज मार देंगे। रात के करीब 11 बजे थे। एक बाघ बहुत तेजी से बकरी पे झपटा। राकेश बड़थवाल जी ने उस पर अपनी 315 बोर की राइफल से 2 फायर कर दिए। हिम्मत सिंह जी ने भी एक गोली चलाई। बाघ घटनास्थल पर ही मारा गया। ये भी एक मादा थी, मतलब बाघिन थी।
अगले दिन जब इस बाघिन का पोस्टमार्टम किया गया तो ये लगभग 7 फीट लंबी पूरी तरह से स्वस्थ बाघिन थी और इसकी उम्र 3 वर्ष थी, मात्र 3 वर्ष। मतलब 3 से 3.25 3.5 ऐसा अनुमान लगाया गया उस टाइम कि 3 वर्ष के आसपास की है। 3 वर्ष की कोई उम्र भी है। तो इस तरह नरभक्षी बाघों द्वारा धारकेमर और भिंताई गांव में जो ये इंसानी हत्याओं के बाद इस क्षेत्र में मारे गए तीनों बाघ पूरी तरह से स्वस्थ और युवा थे। तो उन हत्याओं के बाद जो ये 3 बाघ मारे गए थे, ये तीनों स्वस्थ थे और युवा थे। पौड़ी जिले के ही विकासखंड बीरोखाल में भी एक नरभक्षी बाघ सक्रिय हो गया था। 21 अगस्त 2002 की रात लगभग 8 बजे ढोंडिया लस्यू पट्टी के नरवा गांव में गोविंद राम ढोंडियाल जी की 9 वर्षीय लड़का उनका संतोष अपनी मां के साथ घर के नज़दीकी गौशाला में गया हुआ था। संतोष की मां गाय का दूध जो है दूहने लगी। संतोष अकेला घर की ओर अपना वापस चल पड़ा। बस आदमखोर बाघ को मौका मिल गया। उसने रास्ते में ही संतोष को दबोच लिया और ले गया। बहुत ढूंढने पर भी गांव वालों को पहले तो संतोष मिला ही नहीं, लेकिन फिर लास्ट में खेतों के पास झाड़ियों में उस बेचारे का आधा खाया हुआ शव मिला। टिहरी जिले के भिलंगना विकासखंड में भी एक आदमखोर का कहर शुरू हो गया था। 30 अगस्त 2002 की रात करीब 8 बजे डांग गांव में एक बच्ची त्रियंका उसका नाम था, अपनी माँ का हाथ पकड़ के फ्रेश होने के लिए घर से बाहर आई और वहाँ पर पहले से ही घात लगा करके एक आदमखोर बैठा हुआ था। जैसे ही उसने देखा कि ये बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर आ रही है आंगन की तरफ, तो उसने अटैक कर दिया और बच्ची को उसकी माँ के हाथ से छुड़वा कर अपने जबड़ों में दबोचे हुए जंगल की ओर भाग गया। अब बच्ची की माँ के शोर मचाने पर लोगों ने बाघ का पीछा किया, लेकिन त्रियंका का कुछ पता नहीं चला, नहीं मिली। वो काफ़ी ढूंढा गया जंगल में, नहीं मिली। फिर दूसरे दिन सुबह जब दोबारा तलाश करने के लोग निकले तो उन्हें उस बच्ची का आधा खाया हुआ शरीर जो है जंगल के अंदर कहीं झाड़ियों में छिपाया हुआ मिला। बाघ ने छिपा दिया था, आधा खा करके उसको छिपा दिया था। दोस्तों घटनाएं बहुत हैं, बहुत 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 हैं और सारी घटनाओं को सुना पाना अभी संभव नहीं है। ये जो घटनाएं मैं अभी आपको सुनाई, ये मेरे संज्ञान में आई तो मैं ये आप लोगों के सामने ले आया। इसके अलावा तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि पहाड़ों के अंदर इंटीरियर में अंदर अंदर ऐसे ऐसे गांव हैं जिनके बारे में आप इमेजिन नहीं कर सकते और वहाँ कब बाघ एक्टिव हो जाता है पता ही नहीं चलता है। गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में गुलदार और मनुष्यों का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार है। नरभक्षी गुलदारों के आतंक के कारण लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं, तो गुलदार भी लोगों के गुस्से के शिकार हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुलदार भी मारे जा रहे हैं खूब। और ये एक ऐसी प्रक्रिया है ये जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, जिसे रोक पाना मेरी समझ में नामुमकिन तो नहीं लेकिन कठिन जरूर है। हाँ, कुछ प्रयासों से इस पर कमी लाई जा सकती है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो फिर कभी और किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। काफ़ी आइडिया हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोगों के आइडिया मैंने पढ़े भी हैं, कुछ मेरे अपने दिमाग में भी हैं, कुछ आप भी बताएंगे तो लाइव टेलीकास्ट करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों समय समय पर बाघों के बारे में और भी बातें करेंगे और उसके लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूँ कि ये आपका अपना चैनल है, इसे खूब प्यार और आशीर्वाद दीजिए ताकि ये भी
पल पोस के एक अच्छा खासा मजबूत शानदार चैनल बने है ना। वैसे आप लोग बहुत प्यार बरसा रहे हैं और शॉवर ऑफ लव, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद आप लोगों का मिल रहा है कि मैं क्या कहूँ। उसके लिए धन्यवाद ही कह सकता हूँ। और जो मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं, हाँ आप भाई साहब, आप ही मैडम, आप भी, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और आभार और धन्यवाद कहता हूँ। और उम्मीद रखता हूँ कि आप भी अपना प्यार और आशीर्वाद उत्तरांचल डायरीज़ को देंगे। उसके लिए करना कुछ नहीं है, बस ये उंगली चलानी है, सब्सक्राइब कर दीजिए टच करके। एक लाइव का ऑप्शन होता है ऐसे वाला, उसको टच कर दीजिए। फिर वहीं पे शेयर का भी होता है, शेयर कर दीजिए। और हाँ, हो सके तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरी हौसला अफजाई होती है, मेरी हिम्मत बढ़ती है, कुछ कहानियाँ लाने का मन करता है। और दोस्तों, अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहें तो थैंक्स वाले ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं, जो भी आपकी सहूलियत हो, जो आपकी श्रद्धा हो। अगर आप मेरे से बात करना या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो मैं अपना नंबर नीचे यहाँ पे दे दूँगा, और यही नंबर मेरा पेटीएम और जीपे पे भी चलता है, तो इसके द्वारा भी आप डोनेशन दे सकते हैं। क्योंकि डोनेशन से मेरे को बुक्स वगैरह मंगाने में और कई चीज़ों में बड़ी आसानी होती है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मैं 10 साल से बेरोज़गार हूँ, चारपाई में पड़ा हुआ हूँ, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से मजबूर हूँ। बस ये जितनी देर बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ, फिर लेट जाऊँगा। मेरी तो लाइफ ही बस मेरी चारपाई, मेरा ये कमरा, हमेशा बैकग्राउंड यही। हाँ, पर्दा बीच से धुलता है लेकिन फिर लग जाता है। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए जल्दी ही मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। बस थोड़ा सा इंतज़ार, बहुत थोड़ा सा। तो दोस्तों, आज्ञा दीजिए, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।